क्या लिख लिए थे बताइए? दांतों की संरचना लिख रहे थे आप लोग? अभी बाकी था उसमें। कहाँ तक लिखे थे आप लोग? ठीक, हाँ फ्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे उसमें, लिखिए अब। हाँ उसी में लिखेंगे, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। मनुष्य में 20 दांत, मनुष्य में 20 दांत, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इंसीजर प्लस कैनाइन, लिखते रहिए, इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस मोलर, है ना, इंसीजर कैनाइन प्लस मोलर। जीवन में 2 बार निकलते हैं, जीवन में 2 बार निकलते हैं। इसलिए इसे जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे द्विबारदंती, इसलिए इसे द्विबारदंती, डाइफियोडोंट या दूध के दांत या मिल्क टीथ, या दूध के दांत, मिल्क टीथ, दूध के दांत या मिल्क टीथ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मनुष्य में 12 दांत, मनुष्य में 12 दांत, 12 टीथ, ब्रैकेट में लिखेंगे कौन कौन से? प्रीमोलर, प्रीमोलर, और मोलर। इसमें जो है मोलर में लास्ट पेयर है ना, मोलर का लास्ट पेयर, क्योंकि मोलर के और भी जो टीथ हैं इसमें निकल आते हैं, 2 बार निकलते हैं, और मोलर के जो लास्ट पेयर होते हैं वो सिर्फ एक ही बार निकलते हैं। 12 दांत, प्री मोलर प्लस मोलर टीथ जीवन में 1 बार निकलते हैं, जीवन में 1 बार निकलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। कृंतक व रदनक, कृंतक व रदनक में एक जड़ पाया जाता है, कृंतक व रदनक में एक जड़ पाया जाता है। जैसे हमने बताया था उसमें कि जो टीथ है उसके बस एक रूट होंगे ऐसे, और चवर्णक और अग्र चवर्णक में हमने बताया था कि जो टीथ होंगे उसमें क्या होंगे, एक से अधिक रूट भी निकल सकते हैं ना, एक से अधिक रूट भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आगे लिखेंगे, कृंतक व रदनक में एक जड़ पाया जाता है, जबकि एक जड़ पाया जाता है, जबकि अग्र चवर्णक, जबकि अग्र चवर्णक व चवर्णक में 2 या 3 जड़ें पाई जा सकती हैं, 2 या 3 जड़ें पाई जा सकती हैं, 2 या 3 जड़ें पाई जा सकती हैं। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट। चवर्णक का अंतिम जोड़ी, चवर्णक का अंतिम जोड़ी, अंतिम जोड़ी 4 दांत, अंतिम जोड़ी 4 दांत,
जो लास्ट पेयर वाले होते हैं, लगभग 24 वर्ष की आयु तक निकलता है। लगभग 24 वर्ष की आयु तक निकलता है। 24 वर्ष की आयु तक निकलता है, इसलिए इसे बुद्धि के दांत कहते हैं। इसलिए इसे बुद्धि के दांत कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक जितना भी लिखवाया गया है ना, दांतों की संरचना और बाकी चीज़ें, ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकते हैं, है ना, नीट के एग्ज़ाम हो चाहे जो भी मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं प्रश्न। इसलिए हमने इतना डिटेल लिखवाया है। ठीक है, दांतों की संरचना के बारे में बोर्ड एग्ज़ाम में इतना तो नहीं पूछता है, लेकिन बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी लिखवा रहे हैं कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़े तो आप इसमें लिख सकें, है ना। और बाकी इससे रिलेटेड जो है अगले पिछले क्लास में भी हमने बताया था, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा उसमें। अब आप लोग कल पढ़ लिए थे जीभ के बारे में, है ना, जिह्वा के बारे में, तो आप हेडिंग देंगे जिह्वा, टंग, हेडिंग दीजिए जीभ या जिह्वा या जिह्वा। हाँ, डायग्राम आप बना लीजिएगा। डायग्राम हमने बनाया था जो, वो डायग्राम आप बना लेंगे। इसमें लिखेंगे, पॉइंट वाइज करके लिखते चलेगा, बुलेट पॉइंट में एक एक पॉइंट करके। ठीक है, लिखिए, यह एक मांसल संरचना है। यह एक मांसल संरचना है। जो आगे की तरफ स्वतंत्र, यह एक मांसल संरचना है जो आगे की तरफ स्वतंत्र तथा पीछे की ओर, जो आगे की तरफ स्वतंत्र और पीछे की ओर फ्रेनुलम लिंग्वी। ठीक है, जो पीछे की ओर फ्रेनुलम लिंग्वी। हिंदी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अपग्रही जिह्वा संधायक। अपग्रही जिह्वा संधायक द्वारा, अपग्रही जिह्वा संधायक द्वारा मुख गुहिका के तल से जुड़ी होती है। मुख गुहिका के तल से जुड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जिह्वा में स्थित, नेक्स्ट पॉइंट है, जिह्वा में स्थित म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मा झिल्ली। जिह्वा में स्थित म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्मा झिल्ली श्लेष्मा का श्रावण करती है। श्लेष्मा यानी म्यूकस, श्लेष्मा का श्रावण करती है, जो श्लेष्मा का श्रावण करती है, जो जिह्वा को गीला रखती है, जो जिह्वा को गीला रखती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जिह्वा में सभी प्रकार की गतियां, जिह्वा में सभी प्रकार की गतियां रेखित पेशियों, जिह्वा में सभी प्रकार की गतियां रेखित पेशियों द्वारा होती है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जिह्वा के ऊपरी सतह पर, जिह्वा के ऊपरी सतह पर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। अब पहला हेडिंग देंगे स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स। आगे लिखेंगे, ये स्वाद का ज्ञान कराती हैं। इसमें लिखेंगे ये स्वाद का ज्ञान कराती हैं, ये स्वाद का ज्ञान कराती हैं। ऐसे लिखिएगा, अग्र छोर पर, अग्र छोर पर मीठे की स्वाद कलिका, स्वाद कलिका, ऐसे लिखते चलिएगा, अग्र छोर पर मीठे की स्वाद कलिका, पश्च छोर पर कड़वा, पश्च छोर पर कड़वा, तथा पार्श्व में, पार्श्व में, पार्श्व का मतलब अगल बगल, साइड में, है ना, खट्टे तथा नमकीन, खट्टे तथा नमकीन की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा सब लोग, ये ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्वाद कलिकाओं से रिलेटेड। ठीक है, लिखिए सब लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उम्र के साथ साथ, नेक्स्ट पॉइंट है, उम्र के साथ साथ स्वाद कलिकाएं घटती जाती हैं। उम्र के साथ साथ स्वाद कलिकाएं घटती जाती हैं। ठीक है, अब हेडिंग देंगे जिह्वा के कार्य, जिह्वा के कार्य, फंक्शंस ऑफ टंग, जिह्वा के कार्य। हो गया हेडिंग। इसमें आप लोग लिखेंगे, यह पहला पॉइंट लिखिए, यह स्वाद का अनुभव कराती है, यह स्वाद का अनुभव कराती है, यह स्वाद का अनुभव कराती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह भोजन को मुख गुहा में घुमाकर, यह भोजन को मुख गुहा में घुमाकर यह भोजन को मुख गुहा में घुमाकर लार यानी स्लाइवा, स्लाइवा लार के साथ मिलाती है, यह भोजन को मुख गुहा में घुमाकर लार के साथ मिलाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह बोलने में सहायक है, यह बोलने में सहायक है, यह भोजन को निगलने में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है,
यह भोजन को निगलने में सहायक है। यह भोजन को निगलने में सहायक है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यह दांतों के मध्य फंसे भोज्य पदार्थों, यह दांतों के मध्य फंसे भोज्य पदार्थों के कणों, भोज्य पदार्थों के कणों को हटाकर, भोज्य पदार्थों के कणों को हटाकर मुख गुहिका की सफाई करती हैं, मुख गुहिका की सफाई करती हैं। ये आप लोग लिखिए पूरा जीभ के बारे में, है ना, जिह्वा के बारे में। अब आगे की संरचना हम लोग पढ़ लिए थे यूवुला के बारे में, तो आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे यूवुला, हेडिंग दीजिए यूवुला, यूवुला, ठीक। बस 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख लेंगे इसके बारे में। यह एक मांसपेशी से जुड़ी, यह एक मांसपेशी से जुड़ी हुई मांसल संरचना है। यह एक मांसपेशी से जुड़ी हुई मांसल संरचना है जो भोज्य पदार्थ को, जो भोज्य, क्या सर? एक घंटा चलाने में पैसा, हाँ सर बात कर लीजिए। यह दांतों के मध्य, क्या लिखें, क्या लिखें बताइएगा। मांसल संरचना है जो भोजन को रास्ता प्रदान करती है, जो भोजन को रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ लिए थे ग्रसनी के बारे में ना, हेडिंग देंगे आप ग्रसनी, फेरिंग्स। फेरिंग्स, ग्रसनी लिखेंगे इसमें। मुख गुहा, मुख गुहा हाँ सर, मुख गुहा पीछे की एक गुहा में खुलती है, मुख गुहा पीछे की एक गुहा में खुलती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा पीछे की एक गुहा में खुलती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यह लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। यह लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। यह 3 भागों में बटा होता है। यह 3 भागों में बटा होता है। ठीक, पहला लिखेंगे नासाग्रसनी, नेजोफेरिंग्स, नासाग्रसनी, नेजोफेरिंग्स। फिर दूसरा लिखेंगे मुखग्रसनी, ओरोफेरिंग्स, मुखग्रसनी, ओरोफेरिंग्स। कल जो हमने डायग्राम बनाया था वो आप डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे, और उसमें आप दिखा दीजिएगा कहाँ पे ये नासाग्रसनी, मुखग्रसनी,
और जो है लैरिंगोफेरिंक्स यानी कंठ ग्रसनी कहाँ पे उपस्थित है ना, कंठ ग्रसनी, लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, आप ज़रूर बना लीजिएगा डायग्राम। कल बनाए थे आप लोग ना, नहीं बनाए थे? बना लीजिएगा ज़रूर, ठीक है सभी लोग। और जितनी चीज़ें उसमें लिखे थे वो भी लिख लीजिएगा। आगे हेडिंग दे दीजिए आप लोग, ग्रास नली इसोफेगस, ग्रास नली इसोफेगस। अब से क्या होगा, जैसे आप जितना टॉपिक पढ़ेंगे उतना उसी दिन लिख लेंगे, ठीक है। इसलिए जो है थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है इस तरह से, तो जितना टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी दिन उतना लिख लिया जाएगा, ठीक है। इसमें लिखेंगे यह लगभग, पहला पॉइंट है यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है, 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है ग्रसनी, ग्रसनी निगल द्वार, निगल द्वार यानी गलेट, कल आप लोगों को बताया गया था, निगल द्वार गलेट के माध्यम से इसी भाग में खुलती है। ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से इसी भाग में खुलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती है, इसमें कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें श्लेष्मा ग्रंथि म्यूकस ग्लैंड, इसमें श्लेष्मा ग्रंथि म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है जो श्लेष्मा का स्रावण करता है, जो श्लेष्मा का स्रावण करता है, श्लेष्मा का स्रावण करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्रावित श्लेष्म, नेक्स्ट पॉइंट है स्रावित श्लेष्म, स्रावित श्लेष्म व क्रमाकुंचन गति, व क्रमाकुंचन गति पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण, के कारण भोजन आसानी से आमाशय में पहुंचाया जाता है, भोजन आसानी से आमाशय में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब ये हम लोग ने कंप्लीट पढ़ लिया है ना, जितना आप लोगों ने पढ़ा था उतना आप लोगों ने कंप्लीट लिख लिया है। अब आगे की संरचना में हमें पढ़ना है आमाशय के बारे में, आगे की संरचना हमें क्या पढ़नी है, आमाशय। ठीक है, पढ़ा जाएगा ना आमाशय।
स्टमक, ठीक। पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है इसके बारे में लिखाया जाएगा, अभी पढ़ा जाएगा इसको, समझिएगा। जो अमाशय है वो कैसी संरचना होती है, ध्यान से देखते चलिएगा। ये जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस कहाँ पे जाकर खुलता है? अमाशय में खुलता है, ध्यान से समझते चलिएगा। ये जो ईसोफेगस है वो कहाँ पर खुलेगा जाकर? अमाशय में खुलता है ना। अमाशय जो है जे आकार की संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? जे शेप की, जे आकार की संरचना होती है, ठीक है। जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल ऐसे जे जैसे ये स्ट्रक्चर है जे की तरह, है ना, ये जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। और थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? थैलीनुमा, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से समझते चलिएगा। ये लगभग ये 25 सेंटीमीटर की थैली होती है। कितने सेंटीमीटर की? 25 सेंटीमीटर की थैली होती है। हाँ सर, क्या कह रहे हैं सर? बोलिए। उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होती है। ध्यान समझेंगे, बाईं ओर का मतलब क्या हुआ? जैसे ये दायां है इस तरफ, है ना, और ये बायां है, तो इस साइड लीवर पाया जाता है दाएं तरफ, और बाएं तरफ क्या पाया जाएगा? स्टमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टमक, यानी अमाशय स्थित होता है। अमाशय में कुल 3 भाग होते हैं। अमाशय में कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। एक इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक भाग को बोलते हैं कार्डियक। पहले वाले भाग को क्या बोला जाता है? कार्डियक भाग बोला जाता है, ठीक है, कार्डियक पार्ट, ठीक है। और जो दूसरा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडिक, है ना। क्या बोलते हैं? फंडिक बोलते हैं, फंडिक भाग, ठीक है। ठीक है। और जो तीसरा भाग होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग। अमाशय कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। कौन कौन से? बोलिए। ठीक है, कार्डियक पार्ट और कौन कौन सा भाग? फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग, है ना। 3 भाग हैं। कितने भाग हैं अमाशय के? ठीक है। अब ये जो पाइलोरिक भाग होता है ये कौन कौन से भाग हैं? तो ऊपर की तरफ जो है ये कार्डियक भाग होता है ना। और इसके बाद जो है कौन सा भाग होता है? फंडिक वाला भाग होता है। और ये लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं क्या? पाइलोरिक भाग। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक भाग होता है ये। पाइलोरिक भाग में भी एक वाल्व पाया जाता है ना, कपाट पाया जाता है, इंस्फिंक्टर पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर बोलते हैं, है ना, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। इसका काम क्या है? ये भी जो है अगर एक बार यहाँ से भोजन छोटी आंत में चला है, अब यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाएगी, तो फिर दोबारा इस छोटी आंत से फिर स्टमक में भोजन एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान समझते चलिएगा। ये कार्डिया पार्ट वाले को क्या बोलते हैं? ये एक तरह का इंस्फिंक्टर है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर, है ना। इसको क्या बोलते हैं? जो पाइलोरिक रीजन में पाया जाता है कपाट, उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ये काम क्या करते हैं? भोजन को रिवर्स जाने से रोकते हैं, भोजन को उल्टा, है ना, उल्टी दिशा में जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बात समझेंगे इसमें। ये जो अमाशय है, अमाशय की जो लेयर होती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई संरचना होती है ना। ये किसकी बनी हुई संरचना है? म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई संरचना है। म्यूकस मेम्ब्रेन समझते हैं आप लोग, है ना। श्लेष्मा झिल्ली, है ना, श्लेष्मा झिल्ली। ये समझिएगा श्लेष्मा झिल्ली का क्या कार्य है। श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है? यह एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक तरह का जो है प्रोटीन होता है। श्लेष्मा क्या होती है? एक तरह की प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है। ध्यान समझते चलिएगा इसको। ये प्रोटीन जो है, और इसमें पाया जाता है HCl। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। HCl का मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक तरह का जो है एसिड है, ये एसिड जो है, और हमारे स्टमक में है, लेकिन हमारा स्टमक जो है ख़राब नहीं होता है ना। आप जानते हैं एसिड की वजह से जो है स्किन खराब हो सकती है, जल सकती है, लेकिन हमारा इतना खतरनाक HCl जो है कहाँ पे भरा हुआ है? स्टमक के अंदर भरा हुआ है। लेकिन हमारा स्टमक जो है ख़राब नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो स्टमक है किसका बना होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है। इसलिए जो है ये इससे सुरक्षा करता है। कैसे सुरक्षा करता है? जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीनेशियस सबस्टांस होती है ना। ये एक तरह का बेस से बना हुआ संरचना है। कैसा है? एक तरह का
बेसिक नेचर होता है ना, बेसिक नेचर का बना होता है। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए जो है अमाशय जो है गलने से बच जाता है, क्योंकि उसके पास कौन सी लेयर, किसकी लेयर होती है, म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है इतना? बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इतनी बात सबको समझ में आई? बोलिए, आ रहा है समझ में? ठीक। अब ध्यान से समझते चलिएगा एक एक चीज़ों को। जो हमारा स्टमक है ये भोजन को संग्रह करने का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है? भोजन को संग्रह करने का मतलब क्या हुआ? स्टोर करने का कार्य करता है। भोजन को स्टोर करने का कार्य करेगा। स्टमक जो है लगभग 4 से 5 घंटे तक भोजन को स्टोर करता है। कितने घंटे तक? 4 से 5 घंटे तक भोजन को स्टोर करने का कार्य करेगा। अब जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन जाकर यहाँ पर रुकता है ना। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया हो, क्या खा लिया हो? पॉइजन, है ना, जहर खा लिया हो, तो अगर आपको पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने जहर खाया और लगभग अभी 1 से 2 घंटे हुए हैं, तो अगर आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो उसको उल्टी वाली दवाइयाँ देंगे और उसको इस स्टमक से बाहर निकाला जा सकता है ना, क्योंकि लगभग भोजन अभी इतने देर तक रहेगा। अगर एक बार जहर यहाँ से फिर छोटी आंत में एंट्री कर गया तो फिर कोई भी दुनिया का डॉक्टर इसको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अब इसके बाद पूरे शरीर में ये जहर क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। ठीक है, अगर अभी कम समय में आपको पता चल गया तो इसको जो है बचाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलिए। ठीक। और जैसे इसमें कभी कभी क्या होता है कि इसमें है खतरनाक HCl, है ना, क्या भरा हुआ है? HCl भरा हुआ है ना। कभी कभी क्या होगा कि HCl की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाती है। HCl की मात्रा क्या होती है? बॉडी में बढ़ जाती है। अब ये लेयर तो ख़राब नहीं होगी स्टमक की, ठीक है, लेकिन अगर ये HCl बाहर निकल आए, है ना, छोटी आंत के पार्ट वाले भाग में आ जाए, है ना, तो उससे वहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटे छोटे घाव बन जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे? घाव बनते चले जाएंगे, है ना, क्योंकि HCl है, खतरनाक HCl है, तो ये क्या करेगा? आंत को डैमेज करेगा, है ना। जब ये खराब होगा तो इससे क्या होगा कि इसमें घाव उत्पन्न होने लगेगा। क्या बन जाएगा? घाव उत्पन्न हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं अल्सर की बीमारी। क्या बोलते हैं? अल्सर की बीमारी बोली जाती है ना। छोटी आंत में घाव हो जाना है। HCl जो है अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद क्या होगा? ये छोटी आंत को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलिए। ठीक। अब इतना समझ लिया आप लोग, ठीक है। एक बीमारी आजकल बहुत प्रचलित है जिसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? कोई बताएगा? एसिडिटी, है ना। देखिए, एसिडिटी यानी जो गैस की बीमारी होती है वो क्या होती है, तो एसिडिटी होती कैसे है पहले ये समझेंगे। एसिडिटी जो है, आप यदि समय से भोजन न करें तब होती है ना। यदि आप समय से भोजन न करें तभी क्या होगी? एसिडिटी होती है। या फिर आप आवश्यकता से अधिक भोजन करें। कितना भोजन करें? आवश्यकता से अधिक भोजन करें तब भी आपको क्या होगी? एसिडिटी होगी। या फिर आप ऐसी कोई सब्सटेंस खाएं जो है जैसे च्युइंगम हो गया, या फिर जो गुटखा खाने वाले लोग हैं उनमें ज़्यादातर जो है एसिडिटी बनती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है ये हमारा जो ब्रेन है इसमें एक फंक्शन चलता है ना। ये हमारा जो ब्रेन है इसमें एक फंक्शन चलता है। जैसे ही आप मुख को चलाएंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे? मुख को चलाएंगे तो इसके पास जो है संदेश पहुंचेगा कि मुख में भोजन आने वाला है ना। मुख में क्या होगा? भोजन आने वाला है। तो यहाँ पर HCl का सिक्रीशन तेज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर HCl जो होगा लगातार सिक्रीट होता रहेगा। HCl क्या होगा? सिक्रीट होगा। लेकिन आप जो है खा रहे हैं च्युइंगम, या फिर कोई जो है गुटखा खाने वाला व्यक्ति हूँ, तो क्या होगा कि मुख से भोजन तो इसमें एंट्री नहीं करेगा। अब यहाँ पे एसिड तो क्या होगा? बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। अब एसिड तो बढ़ रहा है लेकिन भोजन एंट्री नहीं कर रहा है। भोजन HCl यहाँ पे सिक्रीट इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख में भोजन आने वाला है। अब ये पाचन के लिए क्या करेगा? तैयार होगा, है ना। अब आप जो है कि यहाँ पर पहुँचा ही नहीं, तो ये अम्लीयता का एक कारण हो सकता है। एसिडिटी ये बढ़ाने का कार्य करेगा। क्लियर है सबको? बोलिए, आ रहा है समझ में? ठीक, इतना समझ में आया? बोलिए। या फिर कोई व्यक्ति बहुत अधिक चाय पीता हो, है ना, तो उससे भी जो है एसिडिटी का ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो अब एक बात और समझेंगे कि ये जो हमारा स्टमक है ये भोजन की मात्रा का निर्धारण भी करता है। ये क्या करता है? भोजन की मात्रा का निर्धारण भी करता है कि आप भोजन कितना करेंगे, इसका भी निर्धारण कौन करेगा? भोजन की मात्रा का निर्धारण। ठीक है,
कि आपको भोजन कितना करना है इसका भी निर्धारण यही करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख क्यों लगती है ना, जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगे, आपकी बॉडी में किसकी मात्रा कम होने लगे, ग्लूकोज की मात्रा। देखिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए 100 ग्राम प्रति 100 ml, है ना, 100 ग्राम प्रति 100 ml। अगर इसकी मात्रा इससे कम होने लगी, है ना, तो बॉडी जो है इसको संदेश भेजेगा कि हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो रही है ना, तो इसको संकुचित और शिथिलित किया जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे मसल्स पाए जाते हैं जो इसको संकुचित और शिथिलित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इससे मात्रा कम हुई तो बॉडी क्या करेगा, इसको संदेश देगा कि भोजन की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। तो ये ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि बॉडी में क्या होगा, क्या चाहिए, भोजन चाहिए, है ना। अब ये अपने आप को संकुचित करेगा, शिथिलित करेगा, है ना। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस इसमें चलने लगता है। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने बहुत समय तक भोजन नहीं किया, लंबे समय तक भोजन नहीं किया, है ना। लंबे समय का मतलब कुछ घंटे बाद जो है कि आप जो है भोजन के लिए आप परेशान हो जाएंगे। क्यों होंगे कि इसमें जो है ये स्टमक जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने लगेगा, जिससे जो है अब क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास भोजन आ गया, है ना, आपने भोजन करना शुरू किया, तो भोजन के ऐसे जैसे ही 1 निवाले, 2 निवाले, 4 निवाले जैसे ही इंटर करेगा, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होगी प्रक्रिया वो धीमी होती चली जाएगी। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी होती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आप क्या कहेंगे कि बस अब जो है भोजन कंप्लीट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो अब कहेंगे कि बस आपका पेट भर चुका है, अब और नहीं खाएंगे। तो इसी को हमने क्या बताया, भोजन की मात्रा का निर्धारण। क्लियर है सबको। तो स्टमक ही क्या करती है, भोजन की मात्रा का निर्धारण करती है। ठीक है, एक यहाँ पे बीमारी होती है मोटापा, है ना। कुछ व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मोटे होते हैं, तो एक सर्जरी कराई जाती है ना। विदेशों में एक सर्जरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। क्या बोलते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। ध्यान समझते चलिएगा, बेरियाट्रिक सर्जरी। इस सर्जरी में क्या होता है, बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या होता है कि अमाशय के कर्व को काटकर छोटा कर दिया जाता है। अगर अमाशय का कर्व काटकर छोटा कर दिया जाएगा तो आपको भूख कम लगेगी, है ना। आप भोजन कम करेंगे तो व्यक्ति अपने आप क्या हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस सर्जरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। क्लियर है। आज हमने क्या पढ़ा, अमाशय में हमने पढ़ा कि ये जे आकार की संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, जे आकार की संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होती है। अमाशय कहाँ स्थित होता है, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसमें कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, कार्डियक भाग होता है, फंडिक भाग होता है और पाइलोरिक भाग होता है। ठीक है, हमने बताया कि इसकी जो वॉल होती है किसकी बनी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसलिए ये HCl से सुरक्षा भी करती है ना। ये क्या करती है, HCl से सुरक्षा भी करती है। हमने ये बताया कि जो ये कार्डियक भाग होता है उसके तरफ एक वॉल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं, है ना। कार्डिया या एक तरह का स्फिंक्टर लगा होता है। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर। और यहाँ पे जो पाइलोरिक रीजन है, पाइलोरिक रीजन में क्या पाया जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर लगे होते हैं। क्लियर है इतना, बोलिए। ठीक है, ये भोजन की मात्रा का भी क्या करता है, निर्धारण करता है, और भोजन को संग्रह करने का भी क्या करता है, कार्य करता है। इतना क्लियर है। ठीक है, बोलिए। ठीक है, जो HCl होता है ये क्या करता है कि हमारे भोजन में जो जीवाणु आ जाते हैं, HCl क्या करेगा, भोजन में आए हुए जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है, कार्य करता है। क्लियर है, बोलिए। इतना क्लियर हो गया अमाशय के बारे में, आ रहा है समझ में। ठीक है, चलिए बस इतना ही। अब अमाशय के कार्य लिखवा दिए जाएंगे और बाकी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। बस इतना ही आया है समझ में या नहीं समझ में आया है, कि बस ऐसे ही कह रहे हैं कि आया है समझ में।